जहाँ तक चुनाव की बात है और इलेक्शन की बात है, जो आज अपोजिशन वाले हर एक चीज़ पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो इनसे सिर्फ एक ही बात पूछने की ज़रूरत वो ये है, क्या 2019 से पहले आपको इन सब चीज़ों की याद नहीं आई? तब आपके लिए जमहूरियत का क्या मतलब था? केवल चंद परिवारों के लिए जमहूरियत थी। आप सिर्फ एक ही टाइप की इलेक्शन करवाया करते थे, जिसमें दो ही परिवार जो हैं वही इसका फ़ायदा उठाया करते थे। क्या दो परिवारों ने क्या कहते हैं, ठेका ले रखा है हर एक चीज़ का? क्या उन्हीं के ही सगे संबंधी जो हैं वही चुनावों में जा सकते हैं? उन्हीं के सगे संबंधी जो हैं वही चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्री बन सकते हैं? एक आम आदमी का, एक गांव के देहात के रहने वाले इंसान का, एक और किसी कस्बे के रहने वाले का, क्या उसका हक नहीं है जमहूरियत के ऊपर? 2019 के बाद जमहूरियत को अमली जमा पहनाया गया है। 3 टायर सिस्टम जो है वो यहाँ पर मजबूत हुआ है। आज तक किसी ने बीडीसी डीडीसी की बात भी नहीं कभी सुनी थी। तो आज कैसे पंच सरपंच से शुरू होकर जिसको बहिष्कार किया गया था, और आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पार्टी ऐसी थी जिन्होंने पंच सरपंच की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और आज उनको बड़ा पछतावा हो रहा है। क्यों मना किया था तब आपने? क्योंकि तब आपका परिवारवाद चला करता था। क्या आप नहीं चाहते थे कोई और भी आए? आज जब पंच सरपंच पावरफुल हुआ, उसके बाद बीडीसी डीडीसी आगे आए हैं। ये 3 टायर सिस्टम होता। तो 3 टायर सिस्टम जो जमहूरियत की नींव है, उसको सही माने तो 2019 5 अगस्त के बाद ही मिला है। रही बात जो दूसरी चुनाव की आप बात कर रहे हैं, इसका संज्ञान भी इलेक्शन कमीशन ले रहा है, और बहुत जल्दी ये चुनाव भी होने वाले हैं। सर, आप बताइए कि जिस तरह से सेपरेटिस्ट सिस्टम यहाँ चला और टेररिज्म का हम देखेंगे, और उसके साथ साथ आपको लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स कुछ जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है, उनका भी कहीं ना कहीं इसका साथ रहा है, जैसे कि एनआई की तरफ से जमात इस्लामी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहे हैं, या बाकी प्रॉपर्टीज़ का देखभाल हो रहा है यहाँ पर एनआई की तरफ से या बाकी एजेंसियों के जरिए? आपको लगता है कि पॉलिटिकल और टेररिज्म और सेपरेटिस्ट जो सिस्टम है, ये एक ही प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं दिख रहा था? देखिए, एक बात समझिए, आपके टेररिज्म जो होता है ना, इसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल अगर किसी कंट्री में चल रहा था। यहाँ पर 30-32 साल 35 साल अब हो गए, तो क्यों नहीं ख़त्म हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें सभी के सभी लोग जिसे कहते हैं हैंड इन ग्लव विद ईच अदर थे। भले वो सेपरेटिस्ट रहे हों, भले वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर रहे हों। आज कई लोगों की ऐसी चीज़ें आगे निकल कर आती हैं। आपके सामने अगर अबू दुर्जाना जैसे टेररिस्ट का यहाँ ज़बरदस्ती निकाह एक बच्ची के साथ करवाया जाता है, उसमें कौन कौन से लीडर रहे हैं? तो कितनी एक शर्म की बात है कि जो बच्चियाँ सभी की बच्चियाँ होती हैं, अगर ऐसा काम यहाँ पर कुछ लोग करते रहे तो किस तरह का एक सिस्टम था? और एक चीज़ और है, क्यों वो 5-10% लोग ही हैं जो पिछले 20-30 सालों में इतने अमीर हो गए कि उनके पास इतना पैसा हो गया जितना पूरे कश्मीरियों के पास नहीं है? तो कभी कश्मीरियों ने पूछा भी नहीं। इसके लिए मैं ज़रूर हमेशा अपनी नाराज़गी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ तो है, सन 87 में यहाँ पर MUF का जब रिगिंग करने के बाद गला घोंटा गया, उसके बाद हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद अगर आप एक चीज़ समझें तो जो यहाँ पर उस समय के जो लोगों के खैरख्वाह बनकर यहाँ बैठे थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, वो तो अपने पूरे परिवार के साथ लंदन पहुँच गए। लेकिन उसमें भी मुझे नाराज़गी किस बात की है? नाराज़गी मुझे इस बात की है कि सन 87 के बाद ये लोग कश्मीर छोड़ के चले गए, आप लोगों को मरने के लिए, जलने के लिए, कटने के लिए छोड़ दिया, और जब 10 साल बाद ये वापस आते हैं तो फिर से इनको मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या लोगों ने पूछा नहीं, भाई 10 साल से हम लोग मर रहे थे, तुमने हमारी सुध बुध नहीं ली, या फिर से हमारे सिर पे आके बैठ गए हो? ये लोगों को पूछना चाहिए। ये सवाल मेरा नहीं है, लोगों का होना चाहिए इनके लिए। चंद परिवारों को इसका फ़ायदा हुआ है, चंद परिवारों को 370 का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 370 की आड़ में अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। करोड़ों अरबों खरबों रुपया मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तो आपको पैसे आ ही रहे हैं, लेकिन पहले भी बड़ा पैसा आया। वो पैसा कहाँ गया? कभी किसी ने पूछा? आज तो हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। इनको सबका साथ था और विकास सिर्फ अपना, और विश्वास तो कोई भी इन पे नहीं करता था। ये जो इन लोगों ने काम किया, ब्रोकरेज की है दिल्ली और कश्मीर के लोगों के अंदर, आज वो ब्रोकरेज खत्म हो गई है। आज दिल्ली का हर नागरिक डायरेक्ट जो है कश्मीर का हर नागरिक दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है। आज लोगों को समझ आ रहा है कि क्यों ये लोगों ने 3-4 सालों में वो कर दिखाया जो 40-50 सालों में इन लोगों ने कर नहीं दिखाया। 2014 के जब फ्लड्स आए थे, और जब जो मुख्यमंत्री उस समय हैं हेलीकॉप्टर पे चढ़कर तो लोगों के ऊपर ब्रेडें फेंक रहे थे, इन टीन की छतों के ऊपर मुझे पूछे किस किस तक ब्रेड पहुंची? वो वैसे नहीं पहुंची जैसे इन तक कभी सरकार के पैसे नहीं पहुंचे थे। उसके बाद पहली बार 2014 में जब हमारी सरकार थी, तो लोगों ने पहली बार देखा कि सरकार भी पैसा देती है, जो लोगों के घर बनाने के लिए दिया गया था। कितनी बड़ी बात है। ये सब चीज़ें, अब वो ज़माना चला गया कि वो 87 का दौर था कि आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते थे। आज तो आप जैसे चैनल्स कितने हैं जो पूरी सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आते हैं, और लोग पढ़े लिखे हैं। लोगों को हर एक चीज़ का देखना चाहिए कि क्यों रहा ऐसा सब कुछ, हमारे साथ क्यों ऐसा किया गया, कश्मीर में हमको क्यों, हमारे को दूर रखा गया इन सब चीज़ों से, और क्यों चंद परिवारों ने ही। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कभी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं सकता।
ऐसे ऐसे लीडर हैं जो आज से 20 साल 25 साल पहले गोश्त लाद के अपने कंधे पे बेचा करते थे, कुछ दर्जी का काम किया करते थे। आज उनके पास कितना पैसा है, पूरे कश्मीरियों के पास इतना पैसा नहीं है। ये कौन सी जादू की छड़ी थी इनके पास कि 20-30 सालों में आप करोड़पति अरबपति हो गए और ये बेचारे दरबदर हो गए। गुपकार के गलियारों में बैठ के बातें करना बड़ा आसान है। ज़रा जाएँ ना, ज़रा डाउन टाउन में भी ज़रा जाएँ, आप बारामूला के उन गाँव में भी जाएँ, जहाँ उस जगह पर भी जाएँ जहाँ कल सड़क पहुँची है 50 साल के बाद, वहाँ पर भी जाकर देखो इन लोगों का क्या कसूर था। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। ये जब इस चीज़ों को देखेंगे, और इसमें आप लोगों ने जिस तरह की कल कन्वेंशन की, आपका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि आप लोगों की उस भगवान की, उस अल्लाह की निगाहों की तरह काम कर बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करें। और आप लोगों की क्रेडिबिलिटी भी जो है वो भी बड़ी इसमें एक अहम रोल प्ले करेगा। तो मेरी सबको मुबारकबाद है क्योंकि आप सब लोगों ने एक प्लेटफॉर्म चूज़ किया। लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा सर कि जो आज टेररिज्म के रास्ते पर जा रहे जो यूथ है, आपकी साइड से क्या मैसेज है उन नौजवानों को जो टेररिज्म का रास्ता जो है अख्तियार करते हैं? देखें, इसमें दायित्व उनका बनता है, मेरा बनता है, उनके माँ बाप का भी बनता है कि हम थोड़ा सा ध्यान रखें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है पता चलना चाहिए। क्योंकि किसी घर का अगर बच्चा ख़राब होगा तो वो समझे कितनी दुख की बात है। जिस माँ बाप ने उस बच्चे को पाला बड़ा किया, वो गलत राह पे अगर चला जाए तो है तो गलत है। और एक चीज़ सब समझें, खासकर मैं युवाओं से कहता हूँ कि टेररिस्ट की लाइफ हफ्ता 10 दिन या 1 महीने से ऊपर नहीं है आज। और इसके बाद आगे क्या है क्या नहीं, को नहीं जानता। मुझे लगता है कि जिस देश के हम अंदर रह रहे हैं, और हुबले वतनी सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें हमारा मज़हब भी सिखाता है। तो मुझे लगता है कि हुबले वतनी का अगर जज्बा आपके अंदर है तो कोई भी इंसान कभी ऐसा काम नहीं करेगा। और पाकिस्तान एक ऐसा नापाक मुल्क है जो चाहता ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर जो बंदूक दाखिल हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? आप लोगों का नुकसान हुआ है। ज़रा काउंट करके देख लीजिएगा। तो पाकिस्तान तो है ही कश्मीरियों के खून का प्यासा। ये तो सन 47 से प्यासा था इन सब चीज़ों का, लेकिन 40 साल तक ये कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय तक तो यहाँ थोड़ा ठीक था सिस्टम। लेकिन 87 में हमने खुद ही मौका दे दिया उनको, जब हमने जमहूरियत का गला दबाया। उसके बाद पाकिस्तान यहाँ एंटर हो गया, यहाँ बंदूक एंटर हो गई। और दुर्भाग्य ये था कि हमारे कुछ नेताओं ने अपने लोगों को कहा कि जाओ पाकिस्तान और बंदूक उठा कर लाओ। आप खुद देखें ना, जो कश्मीरियों के कसूरवार हैं, बीटा कराटे जैसे लोग, यासीन मलिक जैसे लोग, शबीर शाह जैसे लोग 4-4 5-5 मुख्यमंत्री की कुर्सियों के पीछे छुप के बैठे रहे। इनको आज तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया? आज का ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आज की सरकार जो है वो सबका इंसाफ कर रही है। जिसने जो गलत किया है उसको उसके अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये देश एक संविधान से चलता है, यहाँ तालिबान का राज नहीं चलता। और जिन लोगों ने यहाँ तालिबान का राज चलाने की कोशिश की है उनके दिन बड़े कम रह गए हैं, अब वो आपको नज़र भी नहीं आएंगे। आज कश्मीर खुशहाल हो चुका है, करोड़ों के हिसाब से सैलानी आ रहे हैं। बताएं आज तक कभी आए? यहाँ पर 100 से ज़्यादा फ़्लाइट लैंड करती है, पूरे पाकिस्तान में लैंड नहीं करते, वो भूखा नंगा मुल्क जहाँ पर। यहाँ पर 100 से ज़्यादा फ़्लाइट एक दिन में लैंड की हैं। यहाँ पर कश्मीर एक नई तरक्की की राह पर चल पड़ा है। G20 जो आज तक कभी नहीं हुई, वो कश्मीर चूज़ किया उसके लिए। यहाँ पर दुनिया सैलानी, वही 87 से पहले का खुशगवार कश्मीर। और एक सवाल ज़रूर है मेरा, खासकर पढ़े लिखे बच्चों से, और जो बच्चे भी इस राह में अगर गलती करने की कोशिश करते हैं, 87 से पहले का पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। कश्मीर में अगर एक चाकू भी निकलता था ना, तो वो एक फ्रंट लाइन न्यूज़ बन जाती थी। इतने शांति प्रिय लोग थे, लेकिन किसने इनको बरगलाया, किसने इनको ख़राब किया, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद इसका संज्ञान लीजिए, खुद देखिए कौन था जिसने ये सब कुछ किया है। आप पढ़ाई कीजिए। मैं कहूँगा तो लगेगा शायद एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। आप अपना कसूरवार खोजिए। आज सारे कश्मीर के लोगों को, कश्मीर का कसूरवार कौन था? कौन था हत्यारा आपके बुज़ुर्गों का, आपके भाइयों का, आपके बहनों का? और किसके जो हाथ हैं वो मासूम कश्मीरियों के खून से रंगे हैं? जितना जेलम में खून बहा, इसका कसूरवार कौन है? मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसका हाथ बिल्कुल साफ़ है। हम कहीं पर भी इसमें कसूरवार नहीं। कौन कसूरवार है आप खोजिए। थैंक यू।